Good morning, students. Welcome to my class. Students, today we are going to start a new chapter, Origin of the Continents and Ocean Basins. महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। ये BA पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का। बच्चों, जो महाद्वीप और महासागर है वो ग्लोब के दो प्रमुख अंग माने जाते हैं, जैसे कि हमें पता है, और तथा पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में ये आते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं। तो प्रथम श्रेणी में आते हैं ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप और महासागर, और द्वितीय श्रेणी में आते हैं माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, और तृतीय श्रेणी में आते हैं जो इरोजन के द्वारा बनते हैं जो लैंडफॉर्म्स, वो तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो जो महाद्वीप और महासागर हैं वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, और इनके जो विस्तार, उत्पत्ति तथा विकास के विषय में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, और उन्हें प्रमाणित करने के लिए अलग अलग साक्ष्य भी उपस्थित किए हैं। पृथ्वी का जो धरातल है वो लगभग पृथ्वी के जो धरातल का लगभग जो 70.8% भाग है वो जल है, और 29.2% भाग है वो स्थल है। लेकिन ये जो जल और स्थल का जो वितरण है या डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी इक्वल नहीं है, समान नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो लैंड पार्ट है या स्थल जो है उसकी प्रधानता है वो ज़्यादा मिलेगा, लैंड पार्ट, और समस्त स्थली भाग का 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। यदि अगर हम पृथ्वी को दो गोलार्ध में विभाजित करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध का ध्रुव इंग्लिश चैनल में मान लिया जाए तो उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध या लैंड हेमिस्फेयर होगा, और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध का ध्रुव न्यूजीलैंड के पास हो तो दक्षिणी गोलार्ध वाटर हेमिस्फेयर या जल गोलार्ध होगा। इस प्रकार तो अभी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड पार्ट ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फेयर में वाटर पार्ट ज़्यादा है या ओशनिक पार्ट ज़्यादा है, और जो महाद्वीपीय भाग हैं वो लगभग त्रिभुज के आकार में फैले हैं। और मोटे तौर पर महासागर भी हैं वो त्रिभुजाकार आकार में ही मिलते हैं हमें ज़्यादातर देखने को। उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक जल भाग का विस्तार है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थल भाग का विस्तार है। जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फेयर है या नदर्न पोल है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, और जो सदर्न पोल है दैट इज सराउंडेड बाय लैंड पार्ट। तो ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई ग्लोब के बारे में। अब हम इसके अंदर जो अलग अलग जोग्राफर्स थे उन्होंने अलग अलग जो महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई या महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अभी इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि जो वैगनर थे उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के द्वारा इनकी जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं उनकी उत्पत्ति को कैसे एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। तो ही वॉज अ फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट, वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। अगर
आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वैगनर जो थे वो भूशास्त्रवेत्ता थे या जलवायुवेत्ता थे या क्या थे, मतलब ऑप्शंस आपको देंगे तो आपको क्लाइमेटोलॉजिस्ट या जलवायुवेत्ता पे ही टिक करना है, बिकॉज ही वॉज अ फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट। वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु इसकी विवेचना 1915 तथा 1920 में हुई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। तो उन्होंने प्रतिपादन 1912 में किया, लेकिन वो प्रकाश में या लोगों के सामने कब आया? 1915 तथा 1920 में। महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना या डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया था। तो पहले जो जोग्राफर्स थे या साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि महाद्वीप और महासागर हैं वो दे आर स्टैटिक, दे आर एट वन प्लेस, लेकिन उस धारणा को गलत प्रमाणित करने के लिए इन्होंने डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस या प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। और वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी, वो थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। वो एक्सप्लेन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, इसलिए वो क्लाइमेट को एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो उनके सामने मेन प्रॉब्लम क्या थी? जलवायु संबंधी परिवर्तन की, जलवायु में परिवर्तन कैसे आता है। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, वो क्लाइमेट को एक्सप्लेन करना चाहते थे। और फिर उन्होंने ये थ्योरी दी। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दो मत रखे कि यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहें तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण तथा शुष्क एवं कभी उष्णार्ध जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, अगर पहले जैसे साइंटिस्ट या जोग्राफर्स मानते थे कि जल और स्थल भाग स्थिर हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर इस बात को हम मानते हैं तो या तो ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है फिर, अगर ये स्थित हैं। तो उन्होंने ये माना कि अगर ये स्थित हैं तो ऐसा हुआ होगा कि जलवायु कटिबंध जो हैं उनका क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। जो जलवायु कटिबंध हैं उनका स्थानांतरण हुआ होगा और उसी कारण से जो कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी ह्यूमिड जलवायु क्लाइमेट या ऐसे अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, कभी कहीं टेम्परेट, कहीं पोलर, तो ये सारे क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट जोन्स। तो अगर जल और स्थल भाग स्थिर हैं तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। एक ऑप्शन उन्होंने ये रखा। दूसरा, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या रखा, अगर जलवायु कटिबंध एक जगह फिक्स हैं तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। तो इसका मतलब स्थल भाग हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वैगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार किया तथा उनके स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया। तो वैगनर ने कौन सा मत माना? सेकंड वाला। उन्होंने जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण को न मानते हुए उन्होंने, क्योंकि उसके कोई उनको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले कि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हो रहा है। उनको प्रमाण किस चीज़ के मिले कि जो जल और स्थल है उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए ये क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो उनका जो बेसिक थ्योरी, वो उनका एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था कि क्लाइमेट में चेंज कैसे हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये दो मत रखे, और जिसमें उन्होंने वो इस निष्कर्ष पे निकले कि लैंड एंड वाटर बॉडीज आर डिस्प्लेस्ड, उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज। अब है सिद्धांत का प्रधान रूप।
वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। तो इन्होंने अपनी थ्योरी कौन से युग से स्टार्ट की? कार्बोनिफेरस युग से। तो पूर्व जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और इन सब के प्रमाणों के आधार पर उन्होंने ये मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में जो स्थल भाग था वो एक जगह था। मतलब अभी जो जैसे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग बिखरे हुए हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है और एशियन कॉन्टिनेंट अलग है, पहले ऐसा नहीं था। ये जो स्थल भाग था वो एक ही जगह एकत्रित था, एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे, मतलब एक ही जगह एकत्रित था। और इस स्थल पिंड का नाम उन्होंने क्या दिया? पेंजिया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वैगनर ने पैंथालासा किया। तो उन्होंने क्या माना कि कार्बोनिफेरस युग में एक ही लैंड पार्ट था जिसका उन्होंने नाम दिया पेंजिया, और उसके चारों तरफ सागर का विस्तार था जिसका उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेशिया, जिसमें आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप तथा एशिया, तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, जिसमें आते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, उसको प्रदर्शित किया। तो पेंजिया को भी उन्होंने दो पार्ट्स में बताया। जो नदन पार्ट था उसको उन्होंने नाम दिया लोरेशिया, और सदन पार्ट था उसका नाम दिया उन्होंने गोंडवाना लैंड। तो नदन पार्ट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं? आज के जो लोरेशिया पार्ट है उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, और गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। फिर उन्होंने बताया कि पेंजिया में 3 परतें थी। ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्रीय भाग नीफे। जैसे कि हमने स्वेस के अनुसार पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि जो पृथ्वी है उसमें 3 परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा एंड नीफे। तो इन्होंने भी उस मत को माना। सियाल जो है वो महाद्वीपीय भाग बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है। अब ये अलग पॉइंट इन्होंने बताया कि जो सियाल है या महाद्वीपीय भाग है वो बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन या नेटाल के पास पेंजिया के मध्य में था, और वैगनर का सिद्धांत इस प्रकार कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। तो जो वैगनर का सिद्धांत है वो कार्बोनिफेरस युग से स्टार्ट होता है, और आगे चलकर पेंजिया का विभंजन हो गया था तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। तो अकॉर्डिंग टू वैगनर, कार्बोनिफेरस युग में there was a single land which was called Pangaea and it was surrounded by water body which was called Panthalassa। एक स्थल भाग था जिसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया, और that was surrounded by water, उसको नाम दिया उन्होंने पैंथालासा। और उसके भी उन्होंने पेंजिया के भी 2 पार्ट बताए, नदन एंड सदन पार्ट। तो नॉर्थ पार्ट को उन्होंने नाम दिया लोरेशिया और सदन पार्ट को उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो पेंजिया में 3 परतें हैं, सीमा, सियाल एंड नीफे। फिर उन्होंने बताया कि सियाल बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो दक्षिणी ध्रुव है या साउथ पोल है वो अफ्रीका के वर्तमान जो डरबन है नेटाल के पास वहाँ स्थित है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस जो वैगनर की थ्योरी है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जिसमें आएगा सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, और सिद्धांत का जो है वैगनर का जो सिद्धांत जो उसमें बल यूज़ होते हैं, प्रवाह संबंधी बल, महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह, और जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं उनकी उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सिद्धांत का मूल्यांकन पढ़ेंगे।
और इसको आगे हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।